तो चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम हमारे अध्याय रासायनिक बलगतिकी को। और यहां पर मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहां छद्म का क्या मतलब है ये भी समझेंगे हम, इसके उदाहरण भी देखेंगे। और मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ प्रश्न इससे जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपसे अगर कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाए और वो बढ़िया से आप करके जाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। छद्म का मतलब होता है बेटा धोखा। क्या आपके साथ कभी धोखा हुआ है? वैसे ही बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया भी हमें कभी कभी धोखा देती है। एक प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें देखने में हमें लगता है, दर नियम के अनुसार जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वास्तव में वह प्रथम कोटि की होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी वाली? प्राथमिक, जटिल नहीं बेटा, प्राथमिक। तो वह प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया, और इसमें जो अभिकारक की आणविकता होगी वो 2 होनी चाहिए कम से कम। तो वह प्राथमिक द्विआणुक रासायनिक अभिक्रिया जो दर नियम के अनुसार द्वितीय कोटि की लगती है, किंतु वास्तव में वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, अर्थात वह प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करती है। तो उसे हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो चलिए हम इसको बढ़िया से नोट करते हैं। आपके नोट्स में साथ में आप लिखते जाएंगे, प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे और इससे जो भी प्रश्न आएगा आप कर ही लेंगे। तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम परिभाषित कर रहे हैं, वह प्राथमिक द्विअणुक वह प्राथमिक द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया जो दर नियम के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों? दर नियम के अनुसार द्वितीय कोटि की लगती है। मतलब जब हम इसका दर नियम लिखेंगे तो दर नियम को देख करके हम सोचेंगे कि ये तो बच्चों द्वितीय कोटि की है, किंतु वास्तव में यह क्या करेगी? प्रथम कोटि की होती है, या प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करती है। प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करती है। क्या कहलाती बच्चों? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? क्या कहलाती वो? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, तो ये हो गई परिभाषा। क्या है हमारे पास परिभाषा? वह प्राथमिक द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया जो दर नियम के अनुसार द्वितीय कोटि की लगती है, किंतु वास्तव में यह प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करती है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मेरे साथ धोखा कि देखने में मुझे लग रहा है कि ये द्वितीय कोटि होनी चाहिए, किंतु ये प्रथम कोटि। इस बात को अपन समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A और B 2 अभिकारक है, और ये आपस में मिलकर के उत्पाद P बना रहे हैं। A और B 2 अभिकारक हैं जो उत्पाद P का निर्माण कर रहे हैं, और साथ में जो B है बेटा, ये मेरे पास अधिकतम है। कैसा है? अधिकतम है, मतलब आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में है। तो चलिए इसके लिए हम दर नियम बनाते हैं। क्या बनाएंगे इसके लिए हम? दर नियम। तो दर नियम जो कि हम बनाना जानते हैं, क्या कहेगा इसका दर नियम? अभिक्रिया की दर R बराबर K। देखिए, क्योंकि ये आपकी प्राथमिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? एक प्राथमिक अभिक्रिया है, और प्राथमिक अभिक्रिया का जब हम दर नियम लिखते हैं तो उसके रस समीकरण मिति गुणांक को ही हम घात में ले जाते हैं। मतलब रस समीकरण मिति गुणांक ही वहां अभिक्रिया की कोटि होती है। तो रस समीकरण मिति गुणांक A का क्या होगा? 1 है तो 1 लिखेंगे घात,
और बी का रस समीकरण मिति गुणांक भी 1 होगा तो घात इसकी भी 1 लिखेंगे। मतलब इसका दर नियम, क्योंकि ये प्राथमिक अभिक्रिया है और प्राथमिक अभिक्रिया में मैं आपको बता चुका हूं, क्या बताया था मैंने, कि जो दर नियम होता है उसमें घात में हम क्या लेते हैं, अभिकारक की सांद्रता की घात में रस समीकरण मिति गुणांक को ही लेते हैं। तो क्योंकि बच्चों यहां पर इनके रस समीकरण मिति गुणांक 1 है, इसलिए 1 हमने घात में लगाया है। तो यहां पर देखिए कोटि कितनी होगी, जब मैं अभिक्रिया की कोटि निकालने जाऊंगा तो 1 और 1 2 होगी। तो ऐसा होना चाहिए, इसका दर नियम ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए बोल रहा हूं बेटा मैं, होना चाहिए मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। अर्थात ये जो मैंने लिखा ये सरासर गलत है। तो सही क्या है, चलिए अब उसे देखते हैं हम। तो हमने लिखे दर बराबर के अभिकारक ए की सांद्रता की घात 1 बी की सांद्रता की घात 1, ऐसा तो ठीक है। लेकिन क्योंकि बी आपका अधिकता में है, बी कैसा है बच्चों आपका अधिकता में है, और जो अधिकता में होता है उसकी सांद्रता हम कैसी ले लेते हैं, नियतांक ले लेते हैं या स्थिरांक ले लेते हैं। तो जब भी जो अधिकता में होगा उसकी सांद्रता नियतांक ले ली जाती है और अपनी सहूलियत के लिए हम यहां 1 ले लेते हैं। ये बात हमने पहले ठोस और द्रव के लिए पढ़े थे कि अगर कोई शुद्ध ठोस या कोई शुद्ध द्रव होगा तो वहां क्या होगा, उसकी सांद्रता हम 1 ले लेंगे। लेकिन अब एक और नई बात यहां पर मुझे पता चलती है। नई बात क्या है मेरे पास, कि जब जब कोई अभिकारक अधिक मात्रा में होगा तो उसकी सांद्रता भी मैं कितनी लूंगा, 1 लूंगा। और जब मैं उसकी सांद्रता 1 ले लूंगा तो वास्तव में जो दर समीकरण, दर नियम बनेगा वो क्या बनेगा, कि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता तो 1 हो गई है, 1 की घात 1 लिखेंगे तो भी बेटा क्या होगा, 1 की घात 1 लिखोगे तो 1 ही होगा, 1 का गुणा इसमें कर लोगे यही आ जाएगा। तो मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि इसकी वास्तव में कोटि कितनी है। तो कोटि हम दर नियम देख करके बता पा रहे हैं कि 1 है। कोटि कितनी है इसकी, 1 है। मतलब कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक अभिकारक जो होना चाहिए अधिक मात्रा में होना चाहिए, और जो एक अभिकारक अधिक मात्रा में होगा वह दर नियम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी सांद्रता हम 1 रख लेंगे। और उस हिसाब से जो दूसरा अभिकारक है केवल उसकी सांद्रता ही अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगी और उसकी घात ही अभिक्रिया की कोटि बनेगी, जो कि आएगी हमेशा 1, और इसे ही हम बोलेंगे क्या, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो यहां पर इस बात को हम लिख देते हैं कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अभिकारक कैसा होता है बेटा, अधिकता में उपस्थित होता है, ठीक है ना। जो भी अभिकारक अधिकता में उपस्थित होता है उसकी सांद्रता 1 ले ली जाती है तथा वह दर नियम में शामिल नहीं होता है, दर नियम में उपस्थित नहीं होता है। तो इसीलिए बेटा देखो, अगर मैं ए और बी दोनों को लेता तो मुझे लगता कि ये इसकी कोटि 2 है, यानी कि ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, जैसा कि यहां मुझे लग रहा था। लेकिन वास्तव में जब मैंने देखा तो जो अधिकता में था उसकी हमने सांद्रता 1 मान ली और उसे हमने अलग कर दिया, यानी जो अधिकता में होगा वह तो दर नियम में शामिल ही नहीं होगा। और जब वो दर नियम में शामिल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि कोटि में उसकी जो घातांक है उसका कोई उपयोग हम नहीं करेंगे। इस हिसाब से केवल एक ही सांद्रता 1 हमारा अभिक्रिया का दर नियम बनेगा और 1 ही हमारी कोटि बनेगी। तो लग रहा था कि ये द्वितीय कोटि की होनी चाहिए, किंतु वास्तव में हमने जब देखा तो ये हमें मिली कौन सी, प्रथम कोटि की। अब इसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर ही लें, क्योंकि जब भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न इस तरह का आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको कम से कम एक उदाहरण इसका बढ़िया सा याद कर लेना है। तो इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन।
क्या होगा बेटा, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। ठीक है ना। इसमें हम एस्टर की अभिक्रिया, एस्टर क्या होता है, CH3 COO CH3, ये हो गया हमारा एस्टर। एस्टर में COO समूह होता है। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन मतलब जल से अभिक्रिया होगी किंतु किसी अम्ल की उपस्थिति में। अब देखिए अम्ल हम नहीं लिखते, हम H+ लिख देते हैं। ये H+ का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई अम्ल है, क्योंकि अम्ल का काम क्या है, H+ को देने का। तो इसीलिए यहां पर हमने H+ लिख दिया, मतलब ये काय का काम कर रहा है, अम्ल का। अब देखिए ये जो CH3COO है, ये जल के H के साथ जाएगा और बना लेगा क्या, CH3COOH, और साथ में जो CH3 है वो जल के OH के साथ मिलकर के CH3OH बना लेगा। इस तरह से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, जबकि दूसरा एल्कोहल बन जाएगा। इस अभिक्रिया में जो जल होता है, यह जल अधिकता में होता है। यह जल कैसा होता है, अधिकता में। और मैंने अभी अभी बताया जो अधिकता में होता है उसकी सांद्रता का अभिक्रिया की दर नियम में कोई रोल नहीं होता, उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो दर नियम जब लिखेंगे तो R बराबर K और एस्टर की सांद्रता की घात 1 क्यों, क्योंकि इसका रस समीकरण मिति गुणांक यहां 1 है। दूसरी बात, जल की सांद्रता, क्योंकि जल बहुत अधिक मात्रा में, इसकी सांद्रता नियतांक होगी जिसे हमने 1 मान लिया है। ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया आपकी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, जो देखने में, समीकरण को देखने में लग रहा था कि 1 और 1 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, किंतु वास्तव में यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यह होती है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। एक बार फिर से सुन लें, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया वह प्राथमिक द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया, प्राथमिक होना चाहिए ताकि हम उसका दर नियम सीधे सीधे समीकरण से लिख लें। द्विअणुक कम से कम 2 अणु होने चाहिए, तब तो देखने में लगेगा कि द्वितीय कोटि की है। रासायनिक अभिक्रिया जो द्वितीय कोटि की दिखाई देती है, द्वितीय कोटि की लगती है, किंतु वास्तव में प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसमें मेन बात यह है कि जो अधिकता में होता है जो अभिकारक, उसकी सांद्रता हम दर नियम में नहीं लिखते हैं, उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया की दर का कोई उपयोग नहीं होता है, मतलब अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए उसे हम अलग कर देते हैं। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, फिर आगे अगले वीडियो में मिलेंगे।